गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पौधों द्वारा भोजन तथा उनकी वृद्धि एवं प्रतिक्रिया। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा पाठ 2 है आपका पौधों द्वारा भोजन, निर्माण, उनकी वृद्धि एवं प्रतिक्रिया। इस पृथ्वी पर केवल पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पृथ्वी के अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। पौधों में पाई जाने वाली हरी पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। केवल हरे पौधे भोजन बना पाते हैं क्योंकि भोजन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल हरी पत्तियों में ही पाया जाता है। वास्तव में क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो बेटा पृथ्वी पर केवल पौधे ही ऐसी चीजें हैं, ऐसी वस्तु है जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेती हैं। पौधे अपने द्वारा भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है तथा पौधों का हरा रंग पौधों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल नामक पदार्थ के कारण होता है। पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वह क्लोरोफिल के कारण ही बना पाते हैं। आगे देखते हैं पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना पत्ती का हरा चपटा एवं फैला हुआ भाग पर्णफलक कहलाता है। पत्ती के पर्णफलक का अगला नुकीला सिरा पर्णशीष कहलाता है। पर्णफलक के साथ मध्य मोटी नली के सामने रेखा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। मध्य शिरा के दोनों ओर पतली पतली शाखाओं के समान अनेक शाखाएं फैली रहती हैं। पत्ती की ऊपरी सतह चिकनी व समतल तथा निचली सतह खुरदरी व छोटे छिद्रों से युक्त होती है। इन छिद्रों को ही रंध्र या वायु चित्र स्ट्रोमेटा कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे आप एक पत्ती देख पा रहे हैं। तो पत्ती ऊपर से कैसी है, चपटी है तथा हरे रंग की है। इसके बीच में से जो लंबी शिरा जा रही है इसको मध्य शिरा कहा जाता है और इसी से अगली अन्य छोटी छोटी शिराएं निकल रही हैं जिनको शाखा की अन्य शिराएं कहा जाता है तथा इस तथा ये ही पूरी पत्ती में खाना को बनाने का और फैलाने का कार्य भी करती है। इन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा भी कहते हैं। आगे देखते हैं पौधे द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया। पौधों की हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं, इसलिए पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है। तो बेटा पौधों की जो हरी पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को सोखता है। रंध्र वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा जड़ें भूमि से जल को सोख कर तनों द्वारा पत्ती तक पहुंचाती हैं। तो बेटा जो पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है वह सूर्य के प्रकाश को सोखता है तथा जड़ें पानी को लाकर भूमि से तनों द्वारा पत्ती तक पहुंचाती हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके कारण भोजन का निर्माण पौधों के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का जल क्लोरोफिल ये सब मिलकर ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बना और हमारा भोजन का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थों का संश्लेषण होता है। संश्लेषण से तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिलना। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारी प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है जो कि सूर्य की उपस्थिति में होती है। सूर्य की उपस्थिति में पदार्थ का संश्लेषण होता है और दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिलना संश्लेषण कहलाता है। इस प्रक्रिया में जल व
कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश आपस में मिलकर भोजन एवं ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में रंध्रों द्वारा छोड़ दी जाती है। भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में संचित कर लिया जाता है। जब यह प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य आपस में मिलकर भोजन तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। भोजन को पेड़ पौधे अपने द्वारा अपने अंदर संचित कर लेते हैं तथा ऑक्सीजन को रंध्रों के द्वारा बाहर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया को क्लोरोफिल केवल संचालित करता है, स्वयं उसमें भाग नहीं लेता। वे पदार्थ जो किसी क्रिया को केवल संचालित करते हैं, उसमें भाग नहीं लेते, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अतः क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो बेटा जो क्लोरोफिल है वो इस क्रिया के अंदर स्वयं भाग नहीं लेता, वह इस क्रिया में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आगे चलते हैं। पौधों द्वारा भोजन का उपयोग। पत्तियों द्वारा भोजन तने द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। भोजन द्वारा पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधों की वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन का प्रयोग किया जाता है। पौधे भोजन को अपने लिए उपयोग करने के पश्चात अतिरिक्त भोजन को संचित कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो पौधों द्वारा भोजन का उपयोग। जब पत्तियां क्या करती हैं, अपने द्वारा बनाए गए भोजन को तने द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। जो पौधे होते हैं वो भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा अपने शरीर की टूट फूट और मरम्मत को पूरा करते हैं तथा अतिरिक्त भोजन को वह अपने शरीर में संचित कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा भोजन होता है वह उसे संचित कर लेते हैं। आगे देखते हैं। पौधे द्वारा भोजन संग्रह। पौधे अपना अतिरिक्त भोजन पत्तियों, तनों, जड़ों, बीजों व फलों के रूप में संचित रखते हैं। पौधे शर्करा के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। गन्ने की शर्करा सरल ग्लूकोज है। मांड जटिल शर्करा तथा सेलुलोज सबसे जटिल शर्करा है। पौधे का रेशेदार भाग सेलुलोज होता है। सरल शर्कराएं मांड में बदलकर जटिल शर्करा में परिवर्तित हो जाती हैं। गेहूं, मक्का, चावल में मांड संचित होता है। इनमें भोजन संग्रह बीजों में होता है। शकरकंद की जड़ में, पत्ता गोभी में, पत्तियों में, आलू में, तने में तथा आम, अमरूद के फलों में भोजन संचित रहता है। तो पौधों द्वारा भोजन संग्रह। पौधे क्या करते हैं, अपना अतिरिक्त भोजन पौधों की पत्तियों, जड़ों, तनों एवं फलों के रूप में उसे इकट्ठा कर लेते हैं। पौधों शर्करा के रूप में भी भोजन का निर्माण करते हैं और गन्ने की शर्करा एक सरल ग्लूकोज है। आगे देखते हैं। जो पौधे का रेशेदार भाग होता है उसे सेलुलोज कहा जाता है और सरल शर्कराएं जो होती हैं वो मांड में बदलकर जटिल शर्करा में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि गेहूं, मक्का, चावल में भी मांड संचित रहता है। आगे चलते हैं। पौधों में भी अन्य सजीवों के समान वृद्धि एवं उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता पाई जाती है। पौधों के अंदर भी सजीवों के समान क्या होती है, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता पाई जाती है। आगे चलते हैं। पौधों में वृद्धि। पौधों में होने वाली वृद्धि जंतुओं में होने वाली वृद्धि से सर्वथा भिन्न होती है। पौधों में होने वाली वृद्धि एवं विकास की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं बेटा कि पौधों की वृद्धि जंतुओं में होने वाली वृद्धि से किस प्रकार भिन्न है। आगे चलते हैं। पौधों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, यहाँ तक कि एक ही प्रजाति के दो पेड़ों की आकृति एवं आकार एक समान नहीं होता, क्योंकि सभी पौधों की वृद्धि असमान होती है। पौधों की वृद्धि उनके आसपास के वातावरण, जलवायु व जल, प्रकाश की मात्रा, मिट्टी के प्रकार आदि पर निर्भर करती है। तो बेटा जो पौधों की आकृति वृद्धि होती है वह भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और वह उनके आसपास के वातावरण, जलवायु, जल व मिट्टी आदि के ऊपर निर्भर भी करती है। आगे चलते हैं। यही कारण है कि वर्षा वनों, मरुस्थल, मैदानी भागों, समुद्र तटियों
जलीय पौधों आदि के आकार, आकृति एवं बनावट में विभिन्न विभिन्नताएं पाई जाती है। इसी कारण से पौधों तथा जंतुओं की वृद्धि में अलग अलग प्रकार से विभिन्नताएं पाई जाती है। आगे देखते हैं। नंबर 2, जंतुओं का यदि कोई अंग कट जाए तो वह नया नहीं निकलता, लेकिन यदि पेड़ पौधों की शाखाएं कट जाएं या टूट जाएं तो नई शाखाएं निकल जाती हैं। जंतुओं का कोई अंग कट जाने पर वह पुनः विकसित नहीं होता, लेकिन पेड़ पौधों की शाखाएं या पत्तियां गिरकर टूट जाएं तो वह दोबारा से आ सकती हैं। आगे चलते हैं। पौधों में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे नई शाखाएं व नई पत्तियां, फूल, फल आदि निकलते रहते हैं। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है। पौधों में वृद्धि दो दिशाओं में होती है। जड़ सदैव नीचे की ओर तथा तना सदैव ऊपर की ओर लंबाई में बढ़ता है। ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो बेटा, पौधों में जो वृद्धि होती है दो प्रकार से होती है। तना हमेशा ऊपर की ओर तथा पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती हैं। आगे चलते हैं। पौधों के सभी भाग एक समान रूप से नहीं बढ़ते, बल्कि जड़ व तने का ऊपरी सिरा सर्वाधिक बढ़ता है। कुछ पौधों को विकसित होने के लिए अन्य पौधों व सड़े गले पदार्थों की आवश्यकता होती है। सड़े गले पदार्थों के ऊपर पौधे फूलते और फलते हैं। तो बेटा, पौधों को विकसित होने के लिए अन्य पौधों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके सड़े गले पदार्थों के ऊपर ही पौधे फलते और फूलते हैं। कुछ पौधे इस प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं। पौधों की प्रतिक्रिया। पौधों भी जंतु के समान कुछ वस्तुओं के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। प्रकाश, ध्वनि, नमी, स्पर्श, ऊष्मा आदि के कारण ये प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें बाह्य कारक कहा जाता है। जिन बाह्य कारकों के कारण पौधे प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक के प्रति पौधे निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो बेटा, पौधों में प्रतिक्रिया होती है। पौधे भी जंतु के समान प्रतिक्रिया करते हैं। जिन बाह्य कारकों के कारण ये प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है, जैसे कि प्रकाश, ध्वनि आदि। तो आगे देखते हैं। प्रकाश। सभी तो नहीं, किंतु अधिकतर पौधे प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। सूरजमुखी का फूल तो सदैव प्रकाश की ओर ही रहता है। यह सूरज के साथ साथ पूरब से पश्चिम तक घूमता रहता है। कुछ पौधे तो सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ही खिलते हैं, जैसे डेजी, कमल आदि। सूर्य के अस्त होने पर फूलों की पंखुड़ियां बंद भी हो जाती हैं। तो बेटा, कैसे पौधे प्रकाश की तरफ संवेदनशील होते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तथा सूरजमुखी का पौधा सदैव प्रकाश की ओर ही और प्रकाश की किरणों में ही खिलता है। वह सदैव पूरब से पश्चिम की ओर घूमता रहता है, तथा कुछ पौधे तो सूर्य के प्रकाश पड़ने पर ही खिलते हैं, जैसे कि डेजी, कमल आदि। आगे देखते हैं। ध्वनि। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग से स्पष्ट किया है कि धीमे मधुर संगीत से पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है और वे स्वस्थ रहते हैं, जबकि शोर, तेज ध्वनि व कठोर आवाजों से पौधे कमजोर, कांतिहीन एवं अस्वस्थ हो जाते हैं। शोर से पौधों की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बेटा, ध्वनि से कैसे पौधे प्रभावित होते हैं? वैज्ञानिकों ने बताया है कि मधुर संगीत से पौधों का विकास बहुत अच्छा होता है, जबकि दूसरी तरफ तेज व गंदे शोर से पौधों के विकास एवं वृद्धि में कमी आ जाती है। आगे चलते हैं। नमी। नमी का प्रभाव पौधों की जड़ों पर दिखाई देता है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहां पौधों की जड़ें जमीन में पानी को ढूंढने के लिए अत्यधिक गहराई तक चली जाती हैं। सभी पौधों की जड़ें नमी के प्रभाव के कारण ही जमीन के अंदर नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो बेटा, नमी के प्रभाव के कारण पौधों के ऊपर असर पड़ता है। अगर पौधों में अच्छी नमी नहीं होती तो पौधों का अच्छे प्रकार से विकास नहीं हो पाता, जड़ों को अच्छे तरीके से पानी नहीं मिल पाता।
आगे देखते हैं नंबर 4, स्पर्श। पौधों में भी स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता होती है। आप में से अनेक छात्रों ने छुई मुई का पौधा पौधा छूकर देखा होगा। क्या होता है? पौधा मुरझा जाता है, लेकिन कुछ समय बाद पौधा पुनः खिल जाता है। ऐसा इस पौधे में स्पर्श प्रति संवेदनशीलता के कारण होता है। तो पौधे क्या करते हैं? स्पर्श करने के बाद भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उनके प्रति भी संवेदनशील होते हैं। अगर हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो वो कुछ समय बाद मुरझा जाता है तथा कुछ समय बाद वह फिर से अपनी पंखुड़ियों को खोल लेता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि पौधे क्या करते हैं? स्पर्श के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता को दिखाते हैं। आगे देखते हैं ऊष्मा। प्रकाश के समान पौधे ऊष्मा की तरफ भी संवेदना प्रकट करते हैं। पौधे गर्मी व ठंड के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। ठंडक में उगने वाले पौधों का आकार व प्रकृति पर इस प्रकार की होती है कि उन पर ठंडक का विपरीत प्रभाव न पड़े। कुछ पेड़ों की पत्तियां ठंड आने पर गिर जाती हैं और सर्दी से गर्मी आने पर पुनः पत्तियां आ जाती हैं। तो ऊष्मा के प्रति भी बेटा पेड़ पौधे क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। जब ठंड के लिए तथा गर्मी के लिए ये पौधे प्रतिक्रिया करते हैं तो ठंडक में उगने वाले पौधे अपनी पत्तियों को इस प्रकार कर लेते हैं कि उन पर ठंडक का विपरीत प्रभाव ना पड़े। कुछ पेड़ों की पत्तियां ठंड आने पर गिर जाती हैं और सर्दी से गर्मी आने पर पुनः आ जाती हैं। आगे देखते हैं वायु। वायु प्रदूषित वायु से पौधे अस्वस्थ हो जाते हैं तथा उनकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित वायु में पौधे अपनी संवेदना सूखकर प्रकट करते हैं, जबकि स्वच्छ वायु में पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह वायु में वृद्धि करते हैं। तो प्रदूषित पौधे वायु में अस्वस्थ हो जाते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं वो प्रदूषित वायु में अस्वस्थ हो जाते हैं। अगर उन्हें दूसरी तरफ अच्छी वायु मिलती है तो वह अच्छे प्रकार से स्वस्थ रहते हैं, और प्रदूषित वायु होने पर वह मुरझा जाते हैं, जिस प्रकार उनके ऊपर वह वायु के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं बेटा हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो इस पाठ में हमने सीखा पौधों की हरी पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पत्तियां, तनों, बीज, जड़ों व फलों में संचित किया जाता है। सभी पौधे वृद्धि एवं प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। पौधे प्रकाश, ध्वनि, नमी, ऊष्मा, वायु एवं स्पर्श के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। पौधे का ऊपरी भाग प्रकाश की तरफ तथा जड़ की नमी की तरफ बढ़ता है। स्पर्श से विभिन्न प्रकार के पौधे प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जड़ें कटीली तथा रेशेदार व लंबी होती हैं। उदाहरण कैक्टस, तार तथा खजूर। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न का है आपका, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, पौधों में भोजन का निर्माण करती हैं पत्तियां, जड़ें तथा दोनों। तो बेटा पत्तियां। नंबर 2, भूमि से जल को सोख कर पत्ती तक पहुंचाती है तना, जड़ें या टहनियां। जड़ें। मांड संचित भोजन है गन्ने में, चावल में, आलू में। चावल में। सूरजमुखी का फूल सदैव प्रकाश की ओर रहता है। सूर्य, चंद्रमा, आसमान। सूर्य। प्रश्न ख, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति उसी शब्दों द्वारा कीजिए। नंबर 1, पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। नंबर 2, पौधों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। नंबर 3, डैश वायु से पौधे अस्वस्थ हो जाते हैं। प्रदूषित वायु से। नंबर 4, नमी का प्रभाव पौधों की डैश पर दिखाई देता है। जड़ों पर। आगे देखते हैं प्रश्न का, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए।
नंबर 1, पृथ्वी पर केवल पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सही। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में होती है। गलत। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। सही। पौधों में स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता नहीं होती। गलत। प्रश्न, घाव तथा क्रियाकलाप, तो बेटा इन दोनों को आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।